आरफ का सवाल है, क्या ना मेल यूज़ वाइब्रेटर? हाँ भाई, बिल्कुल। वाइब्रेटर सिर्फ लड़कियों के लिए नहीं होता, मेन भी वाइब्रेटर यूज़ करते हैं अपनी सेक्सुअल प्लेजर के लिए। कैसे यूज़ करते हैं? पेनिस की स्टिमुलेशन पे होता है बेसिकली। आपको वाइब्रेटर अपने पेनिस से यूज़ करना है। वाइब्रेटर को पेनिस शाफ्ट या टिप पे रखते हैं। पेनिस की टिप पे वाइब्रेटर को रखते हैं। बहुत इंटेंस सेंसेशन मिलता है, मास्टरबेशन एक्सपीरियंस नेक्स्ट लेवल हो जाता है। और ये वो एरिया होता है जो बॉल्स, स्क्रॉटम और एनस के बीच में होता है। इसको कहते हैं पेरिनियम स्टिमुलेशन, जो मतलब स्क्रॉटम और एनस के बीच में होता है। एनस मतलब पिछवाड़ा और स्क्रॉटम मतलब योर टेस्टिकल्स, टट्टे, जो उनके बीच में होता है। वाइब्रेटर वहाँ पे रख के स्ट्रॉन्ग इनडायरेक्ट प्रोस्टेट स्टिमुलेशन मिलता है। और प्रोस्टेट तो समझ में ही गया होगा, स्पेशल प्रोस्टेट मसाजेज आती हैं जो वाइब्रेट, प्रोस्टेट मसाजर्स आते हैं जो वाइब्रेट करते हैं। इससे एक ऑर्गेज़म स्ट्रॉन्ग होता है जिसको पी स्पॉट ऑर्गेज़म बोलते हैं। और फुल बॉडी प्ले भी हो सकता है वाइब्रेटर। निपल्स पे, इनर थाइस पे, बॉल्स पे, बैक या नेक पे यूज़ करते हैं बहुत सारे मर्द। कॉमन डिवाइसेस जो मेन वाइब्रेटर यूज़ करते हैं, बुलेट वाइब्रेटर होता है, छोटा होता है, पावरफुल होता है। वैंड वाइब्रेटर होता है, स्ट्रॉन्ग वाइब्रेशंस देता है और मल्टीपल यूजेस होते हैं इसके। प्रोस्टेट मसाजर होता है, डिज़ाइन फॉर इंटरनल यूज़, आपके टट्टों के लिए। वाइब्रेटिंग कॉक रिंग या पेनिस रिंग सेक्स या मास्टरबेशन के दौरान पेनिस पे लगाते हैं। ऑलवेज एक चीज़ याद रखना, हमेशा ऑलवेज यूज़ लूब इफ़ यू यूज़ ऑन सेंसिटिव स्किन और इंटरनली। हाइजीन ज़रूरी है, क्लीन आफ्टर यूज़। शुरू में माइल्ड सेटिंग पे ट्राई करो, ओवर स्टिमुलेशन अनकम्फर्टेबल लग सकता है। चाहे तू सिंगल हो या पार्टनर के साथ, वाइब्रेटर से प्लेजर और वैरायटी दोनों मिलती है, बस और कुछ नहीं। अब कोई पूछ रहा है, इफ़ समवन इज सिंगल एंड मेल एंड वांट्स द बेस्ट ऑर्गेज़म, तो उसमें क्या किया जाए? देखो, सोलो ऑर्गेज़म के मेथड्स तो सबसे आपको अच्छे से पता ही है कि आप हिला लीजिए और वेट कीजिए, या फिर आप एजिंग भी ट्राई कर सकते हैं। एडगिंग होता है, सबसे पावरफुल टेक्निक होती है। मतलब अपने आप को क्लाइमैक्स के नियर ले जाओ जब तक आपका मुठ निकलने वाला है, लेकिन फिर स्टॉप कर दो या फिर स्लो कर दे। ये 2-3 बार रिपीट करो और लास्ट में रिलीज़ होने दे। रिजल्ट बहुत इंटेंस ऑर्गेज़म या ज़्यादा सीमेन रिलीज़ होता है। सेकंड तो टॉयज़ यूज़ कर सकते हो। मेल वाइब्रेटर्स एंड स्ट्रोकर्स होते हैं। वाइब्रेटिंग मास्टरबेटर या स्ट्रोकर, मतलब हाँ, ये बहुत सही रहता है। वाइब्रेटिंग कॉक रिंग, पेनिस रिंग होती है, इरेक्शन स्ट्रॉन्ग और ऑर्गेज़म डिलेड होता है। प्रोस्टेट मसाजर होता है, पी स्पॉट वाइब्रेटर कुछ लोगों के लिए माइंड ब्लोइंग ऑर्गेज़म देता है, जो सिर्फ पेनिस से पॉसिबल नहीं होता। मतलब क्योंकि वो टट्टों में वाइब्रेशन पैदा करता है या फिर शायद उसको मसाज करता है, तो शायद उससे हो जाता है। अब आप जब हिलाते हैं तो लंड से ज़्यादा काम होता है, आप अपने टेस्टिकल्स पे कुछ करते नहीं। प्रोस्टेट प्ले भी होता है। एनल से प्रोस्टेट को स्टिमुलेट करो, फिंगर या ल्यूब या प्रोस्टेट वाइब्रेटर से। प्रोस्टेट ऑर्गेज़म अलग लेवल का होता है, पूरे बॉडी में शिवर्स दे देता है। रिसर्च बोलती है मेल मल्टीपल ऑर्गेज़म्स भी पॉसिबल है पी स्पॉट के थ्रू। ठीक है। फैंटेसी, हाँ, पॉर्न जो होता है, ऑडियो इमेजिनेशन से ब्रेन को टीज़ करो। मिरर प्ले भी कर सकते हो, डर्टी टॉक कर सकते हो अपने साथ, या रोल प्ले इमेजिनेशन भी कर सकते हो। वाइब जितना मेंटली इन्वॉल्व होता है उतना ज़्यादा ऑर्गेज़म पावरफुल होता है। फिर मूड भी आप सेट कर सकते हैं। अगर आप अकेले वगैरह रहते हैं तो डिम लाइट कर दो, वार्म शावर या फिर क्लीन बेड, थोड़ा मसाज ऑयल यूज़ कर सकते हैं, म्यूज़िक भी कर सकते हैं। ये सिर्फ नर्वस सिस्टम रिलैक्स करता है, ऑर्गेज़म डीपर बनाता है। देखो सबका अपना खुद का कमरा होता है। एक 0 वाट का बल्ब जला लिया तो उससे डिम लाइट हो सकती है, शावर के अंदर भी होता है। लेकिन हाँ, एजिंग प्लस टॉयज या प्रोस्टेट का कॉम्बो भी आता है, ये सबसे अच्छा होता है। सबसे ज़्यादा इंटेंस ऑर्गेज़म का सीक्रेट होता है। प्रोस्टेट वाइब्रेटर यूज़ करो, पेनिस पे स्ट्रोकर या एजिंग टेक्निक करो। जब रिलीज़ होने दो, ऑर्गेज़म लॉन्ग या फुल बॉडी शेकिंग टाइप होता है। हमेशा लूब यूज़ करो एनल प्ले के लिए। टॉयज़ को हमेशा अच्छे से साफ़ करके धो लो, एंटीबैक्टीरियल सोप से या वार्म वाटर से। ज़्यादा ओवर स्टिमुलेशन डेली मत करो क्योंकि सेंसिटिविटी डल हो सकती है। तो हो गया। प्रशांत कह रहा है, आई एम आस्किंग फॉर वाइब्रेटर ओनली। अच्छा ठीक है, तो वाइब्रेटर का पूछ रहे हो तो ठीक है। देखो सबसे पहले तो आपको, अगर वाइब्रेटर यूज़ करने, सिंगल मेल बेस्ट ऑर्गेज़म के लिए अगर आप यूज़ करना चाह रहे हैं ना, तो सबसे पहले आपको सबसे राइट वाइब्रेटर यूज़ करना पड़ेगा। बुलेट वाइब्रेटर होता है, छोटा, स्ट्रॉन्ग, ईजी टू होल्ड, शाफ्ट स्टिमुलेशन होती है। वैंड वाइब्रेटर होता है, पावरफुल वाइब्रेशन देता है और स्पीड अप एडजस्ट कर सकते हैं। पेनिस प्लस बॉल, शायद मुझे लगता है कि ये वो लस्ट स्टोरीज़ में था जिसमें विक्की कौशल और कियारा आडवाणी का सीन था, क्योंकि इसमें
आप स्पीड को एडजस्ट कर सकते हो। वाइब्रेटिंग की कॉक रिंग होती है, पेनिस रिंग होती है। पेनिस के बेस पर इरेक्शन स्ट्रांग होता है और डिलेड क्लाइमैक्स होता है। प्रोस्टेट मसाजर होता है, वाइब्रेशन के साथ ऑप्शनल है, अगर एनल स्टिमुलेशन भी इंक्लूड करना हो तो। लूब का यूज़ ज़रूरी है, वाटर बेस्ड या सिलिकॉन बेस्ड, इस सब चीज़ों में। अगर आप पेनिस रिंग यूज़ करते हैं या प्रोस्टेट मसाजर विद वाइब्रेशन यूज़ करते हैं, ठीक है। पहले वार्म अप कर लो अच्छे से, हैंड से थोड़ा स्टिमुलेशन दो, हिलाओ 2-3 मिनट या फिर जितना भी तुम्हारा कैपेसिटी है। फिर वाइब्रेटर रखो शाफ्ट पे या फिर अपनी वो कॉक रिंग पे, जहाँ भी है। धीरे से स्टार्ट करो और इनकी इंटेंसिटी धीरे धीरे बढ़ाओ, क्योंकि स्लो वाइब्रेशन से स्टार्ट करो, फिर स्पीड और स्ट्रेंथ ग्रेजुअली इंक्रीज़ करो। उसके बाद एडगिंग होता है, एजिंग होता है, जिसमें मुट निकलने से पहले थोड़ा पेनिस को रिलैक्स करो, फिर वो बैठ जाता है, फिर वापस से करो 2-3 बार, तो और आप अपना सेक्स टाइम बेसिकली इंक्रीज़ तो नहीं होता है, पर आप ले सकते हैं, क्योंकि ये उन लोगों के लिए जो बहुत जल्दी जिनका स्पर्म निकल जाता है। ऑर्गेज़म से थोड़ा पहले वाइब्रेशन बंद या स्पीड स्लो करो, 2-3 बार रिपीट करो, फिर फुल इंटेंसिटी से रिलीज़ कर दो। कंबाइन एरियाज़ कर सकते हो, बॉल्स पे, टिप ऑफ जो भी है, रोटेट वाइब्रेशन लोकेशन फॉर फुल बॉडी ऑर्गेज़म इफेक्ट। 10 से 20 मिनट कंफर्टेबल सेशन अगर आप करोगे तो इंटेंस ऑर्गेज़म हो सकता है। ओवर यूज से सेंसिटिविटी आपकी डल हो सकती है, वाइब्रेटर की भी, और आपका वो ईडी भी पता नहीं होगा या नहीं। लेकिन वाइब्रेटर क्लीन हमेशा यूज़ करना चाहिए, वो तो मैंने बता ही दिया है। लूब भी यूज़ करना चाहिए। मेटल या नॉन फ्लेक्सिबल टॉयज़ फॉर, हाँ, मेटल या नॉन फ्लेक्सिबल टॉयज़ फॉर लॉन्ग सेशंस विदाउट लूब, इसको हमेशा अवॉइड करना है। अवॉइड मेटल नॉन फ्लेक्सिबल टॉयज़ फॉर लॉन्ग सेशंस विदाउट लूब, अवॉइड करना। लूब यूज़ करो स्किन इरिटेशन और फ्रिक्शन से बचने के लिए। अगर अभी भी समझ नहीं आया तो बेस्ट ऑर्गेज़म के लिए अगर मर्द हो तो स्लो बिल्डअप करो, इंटेंस वाइब्रेशन करो, जगहों को टारगेट करो, और उसके बाद फिर जब निकल गया तो फिर कुछ नहीं कर सकते। अभी एक सवाल है, कोई ऐसा चाहिए, अच्छा, कुछ ऐसा चाहिए जो बस आप एक बार उतनी जगह पे रख दो और रिमोट कंट्रोल लो। अच्छा ठीक है, मतलब फुली हैंड्स फ्री रिमोट कंट्रोल वाइब्रेटर चाह रहा है, जो सिर्फ लगा के यूज़ कर सको और इंटेंसिटी रिमोट से कंट्रोल हो जाए। ये मार्केट में मेल मास्टरबेटर्स या वाइब्रेटिंग पेनिस रिंग्स या प्रोस्टेट स्टिमुलेटर्स के रूप में अवेलेबल है। वाइब्रेटिंग कॉक रिंग्स रिमोट कंट्रोल्ड होती हैं, पेनिस के एज पे या बेस पे, शाफ्ट्स पे लगता है। वाइब्रेशन रिमोट या ऐप से कंट्रोल होती है। हैंड फ्री स्टिमुलेशन होता है, सोलो या पार्टनर के साथ यूज़ कर सकते हो। एग्जाम्पल फीचर मल्टीपल वाइब्रेशन मॉडल, स्ट्रॉन्ग पल्सेस, वाटरप्रूफ। प्रोस्टेट मसाजर विद रिमोट होता है या ऐप होती है। एनल इंसर्टेबल पी स्पॉट स्टिमुलेशन, मतलब पिछवाड़े के अंदर लेते हैं उसको, मर्दों को शौक होता है कुछ पीछे से लेने का, ठीक है कोई नहीं, पी स्पॉट स्टिमुलेशन बोलते हैं इसको। रिमोट या स्मार्टफोन या ऐप से वाइब्रेशन एडजस्ट करो, हैंड फ्री ऑर्गेज़म होता है, काफ़ी पावरफुल फुल बॉडी ऑर्गेज़म एक्सपीरियंस होता है। हैंड फ्री वाइब्रेटिंग स्ट्रोकर होता है, मेल मास्टरबेटर होता है, पेनिस को इंसर्ट कर सकते हो वाइब्रेशन शाफ्ट या इंटरनल नम्स पे। कुछ मॉडल्स रिमोट कंट्रोल्ड या ऐप कंट्रोल्ड होते हैं। सम हैव सक्शन और प्लस वाइब्रेशन दोनों होता है। ऐप कंट्रोल्ड मेल सेक्स टॉयज भी होते हैं। स्मार्टफोन से वाइब्रेशन पैटर्न्स चूज़ करो, इंटेंसिटी चेंज कर सकते हो। पार्टनर के लिए भी रिमोट यूज़ पॉसिबल, इवन डिस्टेंस पे। और बताओ, देखो अगर हैंड फ्री डिज़ाइन चाहिए, ठीक है, तो टॉय सिक्योरली फिट हो पीनस या प्रोस्टेट पे। रिमोट ऐप कंट्रोल चाहिए, इंटेंसिटी वाइब्रेशन पैटर्न्स एडजस्टेबल होने चाहिए, रिचार्जेबल होना चाहिए और वाटरप्रूफ होना चाहिए। क्लीनिंग इजी रहेगी और पोर्टेबल भी होगा। बॉडी सेफ होना चाहिए। सिलिकॉन, प्लास्टिक या नॉन टॉक्सिक होना चाहिए, पता चले कुछ इन्फेक्शन हो गया नीचे तो पता चले सीधा ही नपुंसक ही हो गए। एडजस्टेबल फिट होना चाहिए, अलग अलग साइजेस के लिए कंफर्टेबल होना चाहिए, और कुछ है नहीं। पेनिस रिंग क्या होती है बता, मुझे पीछे से लेने का शौक़ है, ठीक है। अगर आप पेनिस रिंग की बात कर रहे हैं तो हाँ, रिमोट कंट्रोल वाइब्रेटिंग कॉक रिंग एक ऐसा डिवाइस है जो आप लगा सकते हैं और रिमोट कंट्रोल करके सकते हैं बिना किसी मैनुअल इंटरवेंशन के। अब रिमोट कंट्रोल वाइब्रेटिंग कॉक रिंग्स फॉर मेन जो आती हैं वो वाइब रिंग होती है, 12 वाइब रिंग होती है। फीचर्स इसके होते हैं, सॉफ्ट होता है, स्ट्रेची होता है, सिलिकॉन होता है, मल्टीपल वाइब्रेशन मॉडल्स होते हैं, रिमोट कंट्रोल फॉर हैंड फ्री ऑपरेशन होता है। 1500 रुपये इसका प्राइस है, प्लस जीएसटी वगैरह भी शायद लग सकता है। बिगिनर्स जो ईजी और अफोर्डेबल वाइब्रेटिंग रिंग चूज़ कर रहे हैं, स्प्रिंग वाइब रिंग्स हो सकती हैं,
कॉम्पैक्ट डिज़ाइन, फीचर्स अच्छे हैं, डिस्क्रीट वाइब्रेशंस, सूटेबल फॉर सोलो और पार्टनर प्ले। इसका 1000 रुपये में आ जाएगा। आइडियल उन लोगों के लिए है लुकिंग फॉर अ बजट फ्रेंडली ऑप्शन विद बेसिक फीचर्स। अब ये 10 ज्वेलरी स्टिमुलेशन रिंग हो सकती है। ये एलिगेंट डिज़ाइन है, डिस्क्रीट वाइब्रेशंस हैं, कंबाइंस एस्थेटिक्स विद फंक्शनैलिटी। 11,190 रुपये 71 पैसा। इंडिविजुअल्स डिज़ायरिंग अ स्टाइलिश एक्सेसरी दैट डबल्स द प्लेजर फॉर डिवाइस। ये अमीरों का चोचला है, इससे बिल्कुल हाँ, ये कोई भी ई कॉमर्स वेबसाइट पे मिल जाएगा, इसमें ऐसा कुछ हाँ है नहीं। 12 वाइब रिंग जो होती है वो सॉफ्ट होती है, सिलिकॉन होती है और मल्टीपल मोड्स में आ जाती है। 1499 की पड़ेगी, बिगनर्स के लिए आइडियल होती है। स्प्रिंग वाइब रिंग्स होती हैं, कॉम्पैक्ट होती हैं, डिस्क्रीट होती हैं। 1100 में मतलब 1000 रुपये में आ जाएंगी। बजट कॉन्शियस यूज़र्स के लिए होता है ये सब, क्योंकि 1400 अगर महंगा लग रहा है तो। और ये 10 ज्वेलरी स्टिमुलेशन रिंग होती है, एलिगेंट डिज़ाइन और डिस्क्रीट यूज़। ये 11,190 71 रुपीज़ का है। ये स्टाइल कॉन्शियस इंडिविजुअल्स के लिए होती है। इमेजेस वगैरह आप देख सकते हैं, ड्यूरेक्स की भी आती है वैसे देखा जाए। अगर कुछ नहीं आता तो ड्यूरेक्स पीनिस रिंग लिख के सर्च कर लो अमेज़ॉन पे, किसी ई कॉमर्स वेबसाइट पे। अगर समझ में नहीं आ रहा कि कौन सा सेक्स टॉय है तो उसके आगे ड्यूरेक्स है, मैन फोर्स वगैरह ये सब कुछ भी लिख दो, अपने आप तुम्हारा काम सही से हो जाएगा। ठीक है, 12 का मैंने समझा दिया। सॉफ्ट होता है, स्ट्रेची होता है, सिलिकॉन होता है, मल्टीपल वाइब्रेशन मोड्स होते हैं, रिमोट कंट्रोल फॉर हैंड फ्री ऑपरेशन होता है। 1499 का आता है। ये उसके लिए होता है हाँ, बिगनर्स सीकिंग एन अफोर्डेबल एंड ईजी टू यूज़ वाइब्रेटिंग रिंग होता है। ठीक है, स्प्रिंग वाले कॉम्पैक्ट डिज़ाइन के होते हैं, डिस्क्रीट वाइब्रेशंस होती हैं, सूटेबल फॉर सोलो और पार्टनर प्ले। 1000 रुपये का आता है। आइडियल फॉर दोज लुकिंग फॉर अ बजट फ्रेंडली ऑप्शन विद बेसिक फीचर्स। अब ये ज्वेलरी स्टिमुलेशन रिंग होती है, एलिगेंट डिज़ाइन, डिस्क्रीट वाइब्रेशंस, कंबाइंस एस्थेटिक्स विद फंक्शनैलिटी। तो 11,190। ये स्टाइलिश एक्सेसरी है जो डबल्स काफ़ी सबसे ज़्यादा हाईएस्ट प्लेजर ये दे देती है। हालांकि इसमें ऐसा क्या खास है मुझे अभी तक पता नहीं चला। हाँ देखो, 12 वाइब वाली चीज़ जो किसने पूछा है, आर दे रिमोट कंट्रोल्ड। हाँ, द 12 वाइब रिंग होती है, रिमोट कंट्रोल वाइब्रेटिंग पेनिस रिंग होती है। मल्टीपल वाइब्रेशन मोड्स होते हैं, डिज़ाइन फॉर हैंड फ्री यूज़ के लिए होता है, मतलब हाथ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इंटेंसिटी रिमोटली आप कंट्रोल कर सकते हैं। 1499 वाला बता ही दिया मैंने। लेकिन उससे पहले वाटर बेस्ड लुब्रिकेंट विद सिलिकॉन बेस्ड टॉयज़ शायद अगर करना चाहो तो, अगर बजट ज़रूरत से ज़्यादा है तो। प्रिवेंट डैमेज, क्लीन डिवाइस थॉरली आफ्टर ईच यूज़ टू मेंटेन हाइजीन। तो समझ गए कैसे यूज़ करते हैं? अच्छा ठीक है, बता देता हूँ कि रिमोट कंट्रोल वाइब्रेटिंग पेनिस रिंग 12 वाइब रिंग कैसे यूज़ करते हैं। पहले इंश्योर करो वाइब्रेटर फुल्ली चार्ज हो या बैटरी प्रॉपरली इंसर्टेड हो। फिर ड्यूरासेल वोरासेल की कोई अच्छी सी बैटरी खरीद रहे हो, पैसे 1400 खर्च कर रहे हो तो अच्छी सी बैटरी ले आओ कोई। रिमोट का भी बैटरी चेक कर लो, या तो वाइब्रेटर के अंदर बैटरी लगती है, रिमोट को लगती है, तो दोनों ही केसेस में पूरे फुल चार्ज कर लो, बैटरी चेक कर लो, फिर ल्यूब्रिकेंट लगाओ। वाटर बेस्ड ल्यूब यूज़ करो या फिर ड्यूरेक्स का ल्यूब यूज़ करो, या फिर पानी से लंड को और लंड पे और कॉक रिंग दोनों पे हल्का सा ल्यूब लगाओ, इजी स्लाइडिंग और कंफर्ट के लिए। फिर रिंग को पहनना है, पेनिस को इरेक्ट या सेमी इरेक्ट पोजीशन में रखो। स्ट्रेच रिंग और पेनिस के बेस पे लगा दो, मतलब बेस शाफ्ट के बेस के अराउंड। अगर रिंग वाइब्रेशन टिप पे हो, मेक श्योर टिप कांटेक्ट में आ रही हो, मतलब जैसे कॉन्डम पहनते हैं वैसे ही करना होता है। पर इसमें क्या है, कॉन्डम तो आप वैसे ही पहन लोगे, इसमें थोड़ा सा खड़ा करना ज़रूरी है। ठीक है, रिंग संग होना चाहिए, टाइट बट अनकंफर्टेबल नहीं, मतलब टाइट होना चाहिए क्योंकि फिर निकल सकता है। फिर वाइब्रेटर टर्न ऑन कर दो, रिंग के साइड में स्विच या रिमोट से ऑन करो। शुरू में लो वाइब्रेशन चूज़ करो, फिर ग्रेजुअली इंटेंसिटी इंक्रीज़ करो। हैंड्स फ्री है, रिमोट कंट्रोल नहीं है, तो अगर हैंड्स फ्री है या रिमोट कंट्रोल है, रिमोट से वाइब्रेशन मोड्स चेंज करो। स्टडी, पल्सिंग, एस्केलेटिंग पैटर्न्स वो सब लिखा आता है उसमें, लो मीडियम हाई हो तो जैसे जैसे बढ़ता चला जाएगा, आगे आगे पढ़ते जाओगे, मतलब वैसे बढ़ता जा रहा है। जैसे एक लो होता है, मीडियम होता है, हाई होता है, वैसा वाला होगा। हैंड्स फ्री स्टिमुलेशन होती है, रिंग कंटिन्यूसली वाइब्रेशन देगा वहाँ जिस एरिया पे जहाँ पे तुमने पहना है। ऐसा नहीं कि ऊपर लंड के थोड़ा सा ऊपर पहना है तो पूरे लंड हिलने लग जाएगा, लेकिन उस जगह पे देगा और इस वजह से शायद तुम्हारे प्राइवेट पार्ट पे सिमुलेशन हो सकती है। अगर कंफर्टेबल हो तो बॉल्स या पे ल्यूब प्लस वाइब्रेटर कंबाइन करो, ऑर्गेज़म और स्ट्रॉन्ग होता है।
जब रेडी हो, ऑर्गेज़म कब होगा? जब फुल रेडी हो और फुल इंटेंसिटी मोड पर रिलीज़ करो। कॉक रिंग वाइब्रेशन से इंटेंस ऑर्गेज़म हो सकता है। उसके बाद स्विच ऑफ करो, रिंग हटाओ, गर्म पानी से साफ़ करो या फिर माइल्ड सोप लगाओ या टॉय क्लीनर लगाओ, फिर उसको सुखा दो कूल और ड्राई प्लेस में। धूप में सुखाने के लिए रख, कूल और ड्राई प्लेस ना, तो हाँ मतलब जो भी है। अब पूछ रहा है साहिल, लेकिन सिर्फ डिक पे यूज़ कर सकते हैं क्या? रिमोट कंट्रोल वाइब्रेटिंग कॉक रिंग पेनिस रिंग को सिर्फ पेनिस पे ही यूज़ करना ही प्राइमरी डिज़ाइन होता है, ठीक है। और ये कभी कभार घुसाने के टाइम पे भी होता है, मतलब आपने अपना लौड़ा चूत में डाला तो वो वाइब्रेट करने लगेगा, तो उससे होगा क्या कि लड़की को भी, जैसे डॉटेड कॉन्डम्स होते हैं, अब डॉट से आपको फ़ायदा कुछ नहीं होगा, उसको भी होने लगेगा, लेकिन पेनिस रिंग से और कॉन्डम जब मिला के करोगे, लड़की के साथ सेक्स करोगे, तो वो अंदर वाइब्रेट करेगा, जिससे लड़की को भी अच्छा लगेगा। पेनिस के बेस या शाफ्ट के अराउंड वाइब्रेशन शाफ्ट कांटेक्ट में होना चाहिए। इरेक्शन स्ट्रॉन्ग करता है, ऑर्गेज़म डिलेड और इंटेंस होता है, हैंड फ्री होता है, हाथ यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, रिमोट से इंटेंसिटी कंट्रोल भी होती है, ऑप्शनल है। अगर चाहे तो बॉल्स पे लाइट टच या ल्यूब से एडिशनल स्टिमुलेशन कंबाइन कर सकते हो, लेकिन रिंग सिर्फ पेनिस से ही फिट होती है, समझ गए? प्राइमरी यूज़ पेनिस ही है, एक्स्ट्रा एरियाज ऑप्शनल है फॉर इनहेंस सेंसेशन। अब आप घुसा दो तो वो तो एक्स्ट्रा एरिया ही हो गया ना, ठीक है। टूथ में लन डालोगे, वो हिलेगा, तो लड़की को थोड़ा ज़्यादा मज़ा आएगा पेनिट्रेटिव सेक्स के साथ, ये भी होता है। अब आप आगे से डालो लड़की के, पीछे डालो, मुझे मेरे से मतलब नहीं, ठीक है। होल बॉडी, अच्छा और क्या बताओ, और बताओ। यशवंत पूछ रहा है खाली एक जगह के लिए नहीं, पूरी बॉडी के लिए कुछ होता है क्या? हाँ भाई समझ गया, तब तू पूरी बॉडी की स्टिमुलेशन के लिए या प्राइवेट पार्ट्स के लिए अलग अलग वाइब्रेटर्स के बारे में पूछ रहा है ना। देखो, होल बॉडी और प्राइवेट पार्ट्स दोनों का ही मैं तुमको वाइब्रेटर बता देता हूँ। कॉक या जो पेनिस रिंग होती है, उसका पेनिस के टिप पे इरेक्शन और ऑर्गेज़म होता है, मतलब आपका उसको पहन लिया लंड के ऊपर, तो उससे वो थोड़ा खड़ा हो जाता है और फिर मुट्ठ निकल जाता है, ऑर्गेज़म हो जाता है। हैंड फ्री होता है, रिमोट होता है, हाँ, 12 वाइब टाइप होता है। प्राइवेट पार्ट के लिए ही होता है, इसका मेन फोकस सिर्फ पेनिस पे है। वो अलग बात है कि जब आपको ऑर्गेज़म के हार्मोन्स आपके अंदर रिलीज़ होंगे तो पूरी बॉडी पे इफेक्ट आपको लगेगा, वाओ। लेकिन प्रोस्टेट मसाजर जो होता है, ये एनल इंसर्शन पे होता है, प्रोस्टेट स्टिमुलेशन पे होता है, तो ये फुल बॉडी ऑर्गेज़म दिखा देता है, समझ गए? एनल मतलब वो नहीं मैं बताऊंगा, ठीक है, नहीं ठीक है। रिमोट कंट्रोल या ऐप कंट्रोल होता है, अवेलेबल फॉर हैंड्स फ्री, और पार्टनर कंट्रोल होता है। प्राइवेट पार्ट फोकस होता है, प्रोस्टेट पे ही होता है। बुलेट वाइब्रेटर होते हैं, मिनी वाइब्रेटर होते हैं, तो फ्लेक्सिबल, ये सब जगह के लिए होता है। ये प्रोस्टेट वाइब्रेटर जो होते हैं वो खाली प्रोस्टेट पे ही काम करेंगे आपके, और कहीं नहीं करेंगे। प्रोस्टेट वाइब्रेटर खाली प्रोस्टेट के लिए बना है। तो बुलेट वाइब्रेटर्स होते हैं, मिनी वाइब्रेटर होते हैं, फ्लेक्सिबल शाफ्ट होता है। यूज़ कहाँ पे होता है? बॉल्स पे, निपल्स पे, थाइस पे। रिमोट कंट्रोल होते हैं कुछ मॉडल्स में, हाँ, लेकिन बॉडी या प्राइवेट पार्ट कैन टारगेट मल्टीपल ई स्पॉट जोन्स, मतलब काफ़ी जगह, मतलब जहाँ मर्जी, हाथ में वो फ्लेक्सिबल है ना, तो जहाँ मर्जी आप घुमा सकते हैं। हाँ, मतलब फ्लेक्सिबल हैंड शिफ्ट है। ये वैंड वाइब्रेटर होते हैं, वॉन्ड वाइब्रेटर्स, सॉरी। ये फुल बॉडी मसाज करते हैं यूज़ में, सेक्सुअल स्टिमुलेशन, नेक, चेस्ट, थाइस, पीनिस वगैरह सब। रिमोट कंट्रोल होते हैं सब मॉडल में, हाँ, लेकिन अदरवाइज मैन्युअली होते हैं। बॉडी या प्राइवेट पार्ट, बोथ, फुल बॉडी एंड प्राइवेट पार्ट। अब ये फिफ्थ आ गया आपका हैंड्स फ्री मास्टरबेटर। हैंड फ्री मास्टरबेटर्स होते हैं, स्ट्रोक और वाइब्रेशन दोनों साथ में देते हैं। पेनिस के शाफ्ट पे फुली इनक्लोज्ड होता है, वाइब्रेशन इनसाइड होती है। रिमोट कंट्रोल सम ऐप या रिमोट मॉडल्स होते हैं। प्राइवेट पार्ट ये फुली सिर्फ और सिर्फ लंड पे फोकस होता है, पेनिस फोकस्ड होता है, बस इंटेंस स्टिमुलेशन कैन फील फुल बॉडी। अगर पूरे पेनिस पे स्टिमुलेशन चाहिए तो कॉक रिंग ले लो, स्ट्रोकर ले लो, बुलेट ले लो या शाफ्ट ले लो। अगर फुल बॉडी जी स्पॉट्स जितने भी हैं, हैंड हो गया, बुलेट हो गया, प्रोस्टेट मसाजर हो गया। प्राइवेट पार्ट पे इंटेंस फोकस पर ऑप्शनल फुल बॉडी इफेक्ट चाहिए तो कॉम्बिनेशन कर लो, कॉक रिंग प्लस प्रोस्टेट मसाजर या बुलेट का, मतलब कुछ हिस्सा छोड़ो ही मत तुम साले। अब एक सवाल है कृषांक का, एक बात बताओ, मतलब हाँ, कितने लेवल की इंटीमेसी अलाउड है उसके हमारे धर्मशास्त्र के अलावा? क्या लिखा है?
बताओ, एज पर धर्मा शास्त्र कडल करना अलाउड है और डीप हग्स? हाँ भाई, मैं सिंपल धर्मशास्त्र खोल के बता देता हूँ, चैट जीपीटी खोल। लाइट हगिंग और कैजुअल हग तो अगर शॉर्ट या रिस्पेक्टफुल हग है तो एक्सेप्टेबल है एज पर धर्मा, शास्त्र के हिसाब से पाप नहीं है। लेकिन आप डीप हग करो या प्रोलॉन्ग्ड कडल करो, तो अगर आप प्योरली इमोशनल इंटीमेसी के लिए है तो कोई सेक्सुअल इंटेंट नहीं है तो मोस्टली एक्सेप्टेबल है। लेकिन जब सेक्सुअल अराउजल और लस्ट इन्वोक हो रहा है, शास्त्र में इसे पाप या अश्लीलता माना जाता है, क्योंकि साफ लिखा हुआ है प्री मैरिटल सेक्स को तो ही मना किया हुआ है। तो अब आप समझ ही सकते हो चीज़ें कितनी कट्टर हैं। अब आप ये कह रहे हैं कि मैं हवस में बिल्कुल आ करके मैं उसको झप्पी पा दूँ और मेरा लंड भी खड़ा हो रहा है, तो सॉरी, ये तो एक्सेप्टेबल हो नहीं सकता। हाँ, डीप हग करना चाहते हैं, प्रोलॉन्ग्ड कडल है, पूरी इमोशनल इंटीमेसी के लिए है, कोई सेक्सुअल इंटेंट नहीं है, तो मोस्टली एक्सेप्टेबल है। लेकिन अगर सेक्सुअल अराउजल या लस्ट इन्वॉल्व हो रहा है तो शास्त्र में इसे पाप अश्लीलता माना जाता है। अनमैरिड रिलेशनशिप है, शास्त्र और धर्म दोनों को उससे कोई दिक्कत नहीं है। इमोशनल बॉन्डिंग ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। फिजिकल इंटीमेसी, सेक्सुअल टचिंग या प्रोलॉन्ग्ड अराउजल धार्मिक पाप कंसिडर होता है। तो कडलिंग अलाउड है, हग्स भी अलाउड है अगर इनोसेंट इमोशनल या नॉन सेक्सुअल इंटेंट हो, या फिर यू आर ओवरवेल्म्ड विद इमोशंस की, कितनी अच्छी बात है। डीप प्रोलॉन्ग्ड हग्स विद सेक्सुअल अराउजल डिस्करेज एज पर धर्म शास्त्र, तो इसमें कुछ गलत नहीं है। कभी कभार वार्मथ के लिए भी होता है, हाँ भाई बिल्कुल, वार्मथ के लिए या कंफर्ट के लिए ओकेजनल हग या कडल करना शास्त्र के हिसाब से जनरली एक्सेप्टेबल है, जब तक सेक्सुअल इंटेंट ना हो, सिर्फ इमोशनल सपोर्ट या वार्मथ या अफेक्शन देने के लिए हो, ज़्यादा प्रोलॉन्ग्ड या सेक्सुअल अराउजल के लिए ना हो। मतलब केयरिंग हग और कडल कर सकते हो, ठीक है। सेक्सुअल मोटिव पाप माना जाता है, और क्योंकि शादी से पहले सेक्स ही पाप माना जाता है, तो कुछ भी सेक्सुअल अगर तुम करोगे और यू एक्सपेक्ट धर्मा टू बी ओके विद इट। अब बहुत सारे लोग साइंस वर्सेस रिलीजन की डिबेट कर सकते हैं, वो सब बाद में कर लेना, मेरे खुद के वर्ड्स नहीं है, मैंने लिखे हैं सब चीज़ें। और गोद में सर रखना एक दूसरे के, हाँ ये सब ठीक है ना, लाइट हग वगैरह आ गया ना। गोद में सर रखना, लैप टीजिंग, क्योंकि इनोसेंट है, इमोशनल कंफर्ट के लिए जनरली अलाउड होता है। ये अनमैरिड कपल्स के लिए बात कर रहा हूँ मैं। सेक्सुअल अराउजल या लस्ट इंटेंशन के साथ शास्त्र के हिसाब से पाप माना जाता है। एक बिस्तर पे आप सोच सकते हैं कि अगर सेक्सुअल टचिंग, पेनिट्रेशन या अराउजल हो तो पाप माना जाएगा। अगर कपड़े पहने हुए हैं, नो सेक्सुअल कॉन्टैक्ट है, इमोशनल बॉन्डिंग है, वार्मथ के लिए है, तो हाँ, थोड़ा कॉशन रहने के लिए कॉशियस आपको रहना पड़ेगा। बेसिकली अनमैरिड कपल्स को अवॉइड करना बेटर माना जाता है। लेकिन ओकेजनल कंफर्ट या इनोसेंट नैप ओके है, मतलब हाँ कडल करना अच्छा लगता है और सेक्सुअल इंटेंट नहीं है तो कर सकते हैं। इमोशनल कंफर्ट अलाउड है, इनोसेंट होना चाहिए। सेक्सुअल अराउजल या प्रोलॉन्ग्ड इंटीमेसी पाप है। बिफोर मैरिज कह रहा हूँ मैं, ये सारी चीज़ें, मैरिज के बाद तो जो मर्जी करो। शास्त्र और धर्मा कॉशन करते हैं अनमैरिड फिजिकल क्लोजनेस के लिए प्रोलॉन्ग्ड, जो सेक्सुअल हो, बस और कुछ नहीं। बंदी के सामने रिवीलिंग सेक्सी आउटफिट पहनना, बंदी के सामने रिवीलिंग, बॉयफ्रेंड के सामने रिवीलिंग सेक्सी आउटफिट पहन के जाना, या बंदी को रिवीलिंग सेक्सी आउटफिट पहनाना ठीक है इफ़ यू आर अलोन एट होम। देखो, गर्लफ्रेंड को सेक्सी आउटफिट देना, अगर देखो शादी के बाद का तो मुझे पता नहीं, मुझे खुद भी अच्छा नहीं लगता। और देखो, सेक्स करना है तो वैसे ही कर लो। इसमें काम सूत्र क्या कहती है, देखो मुझे काम सूत्र का पता नहीं, पर मैं गूगल करके आपको बता सकता हूँ, क्योंकि कुछ चीज़ों में मैं भी पीछे बढ़ जाता हूँ। अनमैरिड संबंध में ऐसी चीज़ें जो लस्ट, काम, वासना, शारीरिक अट्रैक्शन को बढ़ाएं, उन्हें अवॉइड करना चाहिए। इसका मतलब है कि सेक्सी आउटफिट पहनना और साथ में अकेले होना नेचुरली लस्टफुल सिचुएशन क्रिएट करेगा, इसे उचित नहीं माना जाता। इमोशनल गिफ्ट देना, नॉर्मल कपड़े, ऑर्नामेंट्स, किताबें वगैरह, ये अलाउड और पॉजिटिव है, क्योंकि इसमें सेक्सुअल इंटेंशन नहीं होता। शादी के बाद वाइफ को देना, शादी के बाद पति पत्नी के बीच में कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होता, लेकिन फिर भी मना किया गया, क्योंकि इससे मन पवित्र होता है। क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता ना कि क्योंकि सिंपल बात है यार, औरत के कैरेक्टर पे बात आ जाएगी और वो होने नहीं देगा। ऐसा नहीं है कि शादी हो गई है तो तुम पहले कमीनापन कर सकते थे एज पर धर्मशास्त्र, लेकिन बाद में अलाउड है। अगर नहीं अलाउड है कि चीज़, तो किसी भी सर्कमस्टेंसेज में उसको चेंज नहीं किया जा सकता। हाँ, पर कुछ चीज़ें ऐसी हो सकती है, जैसे कि अब हत्या करना, चोरी करना, डकैती करना गलत है, लेकिन आप किसी पापी को, मतलब सोल्जर ने किसी बंदे को उड़ा दिया तो उसने भी तो हत्या करी, तो उसको पाप चढ़ेगा नहीं चढ़ेगा। तो ऐसी फ्लेक्सिबिलिटी अगर करोगे तो फिर बहुत दिक्कत हो जाएगी। इसमें तो कहा है कि नंगे पुंगे कपड़े पहनाने ही नहीं बीवी को, चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए, फ्रेंड विद बेनिफिट, फलाना ढिमकाना, जो भी हो, ससुरा करना ही नहीं है। ये एक बात बताओ, लिव इन रिलेशनशिप में कब तक फर्स्ट सेक्स क्या हो जाता है?
टाइम पीरियड बता दे, ठीक है। मैं लिव इन रिलेशनशिप का बताता हूँ। फर्स्ट सेक्स कब तक हो जाता है। यहाँ पे मैं मॉडर्न लोगों की बात करूँगा जो विचारधारा से मॉडर्न है, ना कि अपने फाइनेंशियल स्टेटस, अपनी जाति और अपने धर्म से। मतलब लड़की की सोच मॉडर्न है, लड़के की सोच मॉडर्न है, या दोनों की सोच मॉडर्न है, या फिर बीइंग कंजर्वेटिव वो अपने व्यूज़ को सही से एक्सप्रेस नहीं कर पा रही। मतलब एग्जैक्ट रियलिस्टिक टाइम रेंज बता देता हूँ बिना मतलब सीधे नंबर्स के बेसिस पे। मिनिमम अगर फास्ट हो तो 1 से 2 हफ्ते के अंदर हो जाता है। कंफर्ट फास्ट बन जाता है, प्राइवेसी मिल जाती है, बिकॉज यू मूव इन, फिर आपको चीज़ें सेटल करना, सामान करना, जॉब पे जाना, नई जगह लोकेट करते हो, फिर काम भी 100 तरीके के होते हैं। 50 to 60% कपल मोस्ट कॉमनली एक से 2 महीने के अंदर हो जाता है। इसी एवरेज यही होता है लिव इन कपल्स का। या स्लो कंफर्ट या बिल्डिंग कपल्स जो होते हैं वो 30 to 35% होते हैं। मतलब अगर आप थोड़ा सीरियस हैं, शाय हो, इंट्रोवर्ट हो, इमोशनल बॉन्डिंग पे अगर आपका फोकस है। मैक्सिमम रियलिस्टिक लिमिट 5 से 10%, सबसे रेयर केस 4 से 6 महीने। ये तो बिल्कुल ही मतलब लौड़े लग गए अगर नौकरी में वर्क स्ट्रेस है, सेक्सुअल एक्टिव एंजाइटी है, इमोशनल हेजिटेशन है, मतलब रिलेशनशिप स्लो पेस पे चल रहा है। और एक्सट्रीमली रेयर, ये तो नामुमकिन, मतलब बिल्कुल ही मतलब नपुंसक टाइप वाला केस हो गया। नहीं, इसमें कुछ गलत नहीं है, फिर भी 6 से 12 महीने बहुत रेयर होता है। मोस्टली इमोशनल साइकोलॉजिकल बैरियर्स के बाद होता है, जब लड़की बेचारी फर्स्ट टाइम नहीं बेचारी लिव इन कर रही होती है, लड़का लड़की फर्स्ट टाइम बेचारे नए नवेले लिव इन कर रहे होते हैं, ये तब होता है। मैक्सिमम रियलिस्टिक लिमिट 5 से 10% काफ़ी रेयर केस में होती है, क्योंकि जब आपकी बहुत ही गंदी नौकरी होती है, वर्क स्ट्रेस बहुत ज़्यादा होता है, तब ये हो जाता है। अगर आपने बहुत घटिया नौकरी की है तो। अगर दोनों दिल्ली हाइट्स हो तो ठीक है भैया। दिल्ली हाइट्स क्यों, मतलब मैं तुमको सारे मेट्रो सिटी के बता देता हूँ अगर तुम पूछना चाहते हो तो। अगर मेट्रो सिटीज़ की अगर तुम बात करो तो मैं बता देता हूँ, जैसे कि पुणे हो गया, बेंगलोर हो गया, हैदराबाद हो गया, दिल्ली हो गया। मतलब इन अ नटशेल बड़े शहर, ठीक है, जहाँ हाई राइज बिल्डिंग्स बहुत हैं, अमीरों के चौदे जहाँ रहते हैं, जहाँ अमीर लोग बहुत रहते हैं, कैरेक्टर के अच्छे बुरे आई डोंट गिव अ शिट। अगर तुम दोनों ही वहीं से हो, कई बार ऐसा होता है कि ये 4-6 महीने लड़का मॉडर्न, अब इसमें क्या है कि दोनों ही मॉडर्न सोसाइटी में भी कंजर्वेटिव माइंडसेट वाले लोग हो सकते हैं, लेकिन अगर दोनों ही मतलब थोड़े हो कि चलो भाई कोई इतना टेंशन लेने वाली बात नहीं है। अगर फास्ट कपल्स हो, यहाँ पे मैं उन्हीं कपल्स की बात करूँगा लिव इन की, जो एक दूसरे से प्यार करते हैं। पता चले साला फ्रेंड्स विद बेनिफिट्स में कितना होता है वो नहीं जानता मैं। तो 1 से 2 हफ्ते के अंदर हो जाएगा। कंफर्ट जोन जल्दी बन जाता है, मतलब बड़े शहर के लोगों में कंफर्ट जोन जल्दी बन जाता है। ये मैं तब कह रहा हूँ कि जब आप अपने पार्टनर से सच्चा प्यार करते हो, ठीक है। मोस्ट कॉमन मेजॉरिटी 60 to 70% कपल 4 से 2 हफ्तों के बीच में पहले महीने के अंदर ही हो जाता है। सबसे कॉमन टाइमिंग ये होती है, एवरेज 1 महीना। और जो थोड़े स्लो होते हैं, जो बेचारे वर्जिन होते हैं, हाई बॉडी काउंट वाले, तो पहले दिन ही चूदना शुरू कर देंगे। स्लो और नॉर्मल कपल जो होते हैं, मतलब हमारी तरह वर्जिन, पहली बार अपनी खाता खोलेंगे 1.5 से 2 महीने, 1.5 to 2 months। मैक्सिमम रियलिस्टिक 3 से 4 महीने। इससे ज़्यादा डिले दिल्ली कपल्स में रेयर होता है। मैंने दिल्ली जानबूझ के बोला, यहाँ से मतलब सारी मेट्रो सिटीज़ हैं। अनलेस कोई पर्सनल इशू हो तो बहुत रेयर होता है। सबसे ज़्यादा रेयर तो 5 से 6 महीने। अगर पार्टनर शाय है, एंग्शियस है और उसका बेचारे का खड़ा नहीं होता तो उसमें होता है। हाँ, लिव इन प्लस बड़े शहरों के मॉडर्न लोग, यहाँ पे मॉडर्न से मेरा मतलब पैसा, फाइनेंशियल पोजीशन, जाति वगैरह नहीं है, बस दिमाग, सोच से मॉडर्न, विचारधारा से मॉडर्न। 1 महीने के अंदर तो हो ही जाएगा। मैक्सिमम 3-4 महीने खिंच सकता है। हाँ, पर सच्चा प्यार होना चाहिए।